ओके गाइस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और भी बाकी के जितने टॉपिक्स हैं सारे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्किल्स के ऊपर। स्किल्स क्यों ज़रूरी है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर ईज़ी ये है कि अगर कोई कंपनी आपको हायर करने वाला है तो वो कंपनी भी किसी प्रोडक्ट या फिर किसी टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, करेक्ट। अगर वो कंपनी वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स लेने वाला है, दैट मीन्स वो कोई वेबसाइट या फिर कुछ हैंडल कर रहा होगा जिसमें वेब डेवलपमेंट के लैंग्वेज या फिर उसके स्किल्स यूज़ होते हैं। तो जितने भी सारे कंपनीज हैं, अगर वो कोई एक ऐप चलाता होगा वो कंपनी, जैसे कि जोमेटो हो गया, या फिर वेबसाइट चलाता होगा जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे फेसबुक कहते हो तो वो फेसबुक हो गया। तो ये एक वेबसाइट वाला कंपनी हो गया, एक ऐप वाला कंपनी हो गया। सेम गोज विद डिफरेंट कंपनीज लाइक फॉर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं स्किल्स में से एक स्किल के बारे बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं वेब डेवलपमेंट। मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, और इनमें कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स लाइक फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, और या फिर आप किस तरीके से पूरा फुल स्टैक या फिर बैक एंड वेब डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। तो एज अ न्यूबी की तरह मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स और एक W3 स्कूल्स का। तो हम लोग पहला आर्टिकल ले लेते हैं विच इज़ फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। इन्होंने लिखा है कि वेब डेवलपमेंट को आप तीन कोर एरियाज में डिवाइड कर सकते हो। एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड, और एक है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला के बनाया जाता है। और और साथ ही साथ कुछ एक उसमें सर्वर का साइड आ जाता है और कुछ डेटाबेस का भी साइड आ जाता है। तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। डायरेक्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले समझ लो कि ये तीन चीज़ों से चलता है: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब बहुत सारे, अगर फ्रंट एंड के आप फ्रेमवर्क्स देखोगे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क है, या फिर अगर चलो आप यहाँ पे एग्जांपल ही ले लो, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, राइट। ये देख लो, ये तो बैकएंड का दिखा रहा है यार, क्या। हाँ, तो रिएक्ट, व्यू डॉट जेएस, जे क्वेरी, तो ये सारे बहुत फेमस फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। अब फ्रंट एंड क्या होता है ये पहले समझ लो, फ्रेमवर्क में मैं समझाऊंगा। तो अगर आप फेसबुक की बात करें, चलो हम लोग सोशल मीडिया वेबसाइट की बात किए थे तो हम लोग फेसबुक की बात करते हैं। तो जो भी, अगर आप फेसबुक पे जब आप फर्स्ट जाते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको कुछ इस टाइप का पेज दिखता है साइन अप के लिए, राइट। कि आपको साइन अप करना है फेसबुक पे। ओके, ओके ठीक है। ये दूसरे लैंग्वेज में दिखा रहा है, तो चलो हम लोग गूगल के इमेजेस का हेल्प ले लेते हैं। कि अगर फेसबुक साइन अप पे जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है? वो आपका फर्स्ट नेम, आपका सरनेम, आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, और साथ ही साथ बहुत सारे डिटेल्स मांगता है। और फिर एक बटन होता है साइन अप का। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो फिर आपके लिए एक लॉगिन पेज खुलता है विच इज़ लाइक दिस। कि एक बार साइन अप कर लिए हो तो अब आप लॉगिन करोगे, राइट। आप लोग भी इंस्टाग्राम चलाते होगे, फेसबुक, मतलब बहुत कोई भी सोशल मीडिया के तौर पे समझते हैं क्योंकि ये बहुत फेमिलियर है, लोग इसे चलाते आए हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो पेज दिख रहा है कि ये ग्रीन बटन है, ये साइन अप का ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बटन है रेडियो, रेडियो बटन कहते हैं इसे, क्योंकि अगर आप मेल सेलेक्ट करोगे तो आप फीमेल सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन कह रहे हैं इसे कि डे, मंथ, ईयर, क्योंकि अगर डे टच करोगे तो 1 to 31 तक ऐसे कर करके चीज़ें सेट होती हैं, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है फ्रंट एंड। अब ये काम कैसे करता है, और ये इस तरीके से दिखता कैसे है, और ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होते क्या हैं, इन सब चीज़ों को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो जो आप देख रहे हो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो अगर सिर्फ आप HTML में देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सिर्फ HTML में एक वेबसाइट बनाओगे, विदाउट CSS कर देता हूँ, चलो। तो जब हम लोग विदाउट CSS देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने आएगा।
राइट, ये देखिए। ओके, ये लोड नहीं हो रहा, ये वाला ले लेते हैं, डन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम वो भी मांग रहा है कि फर्स्ट नेम मांग रहा है, सरनेम मांग रहा है, नंबर मांग। तो ये वही चीज़ है, ये वही पेज है जो आप देख रहे थे, लेकिन वो कितना कलरफुल था ये वाला। ये कितना कलरफुल है, लेकिन ये इतना बॉक्सेस के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके बनाया गया है। तो इसका मतलब समझे कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके टेबल्स, चार्ट्स और एक फॉर्मेट, एक डिज़ाइन क्रिएट करके देता है। अब ये जो डिज़ाइन है, उस पे जो डेकोरेशन होता है, वो काम CSS का होता है। ठीक है? तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट, ये जो बटन के नीचे जो ग्रीन दिख रहा है, या फिर ये जो बैकग्राउंड में ब्लू दिख रहा है आपको, या फिर जो हेड, इसे हेडर कहते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हेडर कहते हैं वेबसाइट का। तो ये ब्लू है तो दैट मीन्स कि ये CSS का कमाल है, ये सारा चीज़। सो जितना भी डेकोरेशन का पार्ट है ये CSS हैंडल करता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब जब आप साइन अप का बटन दबाते हो, तो वेबसाइट को कैसे पता कि यार ये बटन दबाने से अब मुझे आगे का प्रोसेस करना है? तो ये जो फंक्शनैलिटी है, एक बटन का फंक्शनैलिटी है, वो आपका जावास्क्रिप्ट संभालता है कि अब वो जा सकता है। वो बटन दब गया, दैट मीन्स वो डेटा अब कोई लेके जा सकता है। अब कौन लेके जाएगा, किस तरीके से लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, ये सब अभी के लिए छोड़ दो। ये समझो, वो बटन दब गया, दैट मीन्स फंक्शनैलिटी इज ऑन। करेक्ट? साइन अप दबाते हो, दैट मीन्स आप फिर अब लॉगिन पेज पे जाओगे। ठीक है? तो ये जो लॉगिन पेज खुलेगा, ये तो HTML संभालता है। करेक्ट? जैसे अगर मैं यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर दूँ, तो कुछ एक पेज खुल जाएगा। राइट? तो ये तो HTML संभाल रहा है क्योंकि आप हाइपरलिंक कनेक्ट किए हो। लेकिन जब आप कोई चीज़ को सबमिट करते हो, या फिर आप जैसे अगर आप अमेज़न पे कुछ कपड़े खरीद रहे हो, अगर आपको 2 कपड़े चाहिए, 4 चाहिए, तो आप वहाँ पे एक प्लस ऑप्शन से नंबर बढ़ाते रहते हो, राइट? वो जो फंक्शनैलिटी है कि वो 1 से 4 चला गया, ये सारा चीज़ जो पीछे के चीज़ें हैं, उन सबको जावास्क्रिप्ट बताता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली फंक्शनैलिटी बताता है। ठीक है? थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया। अब डेफिनेशन पे जाएंगे, क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अभी आप लोगों ने फ्रंट एंड समझ लिया, अब चलो बैक एंड की बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि ये जो डेटा स्टोर होगा, जैसे कि अगर मैं अकाउंट बना रहा हूँ, राइट, मैंने अपना नाम डाल दिया, अपने पासवर्ड डाल दिए और फिर साइन अप का बटन दबा दिया, तो ये जो डिटेल्स मैंने दिए हैं ये कहीं तो जाके स्टोर होगा। तो ये स्टोर होगा डेटाबेस पे। अब स्टोर करेगा कौन, लेके कौन जाएगा ये डेटा को यहाँ से वहाँ तक? क्योंकि फ्रंट एंड कभी भी खुद से जाके राइट नहीं कर सकता, ना ही डेटाबेस खुद से जाके खुद को राइट कर सकता है, नहीं, उसे किसी को तो राइट करना है। तो ये काम हमारा संभालता है बैकएंड। अब बैकएंड में भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस होते हैं। आप बैकएंड अगर चलाना चाहते हो, तो उसके भी कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि मैं फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क्स दिखा रहा था, जैसे कि रिएक्ट हो गया। बैकएंड में भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि जैंगो है हमारा, पाइथन का फ्रेमवर्क, राइट, बैकएंड फ्रेमवर्क। चलो आज देख ही लेते हैं। तो बैकएंड का फ्रेमवर्क में हमारा जैंगो है, स्प्रिंग बूट है, जो कि जावा का फ्रेमवर्क होता है, जैंगो हमारा पाइथन का फ्रेमवर्क होता है। तो हर लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क होता है। अब मैं बार बार फ्रेमवर्क टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट में समझाता हूँ। अभी के लिए समझ लो कि बैकएंड आपके डेटा को फ्रंट एंड से ले जाके आपके डेटाबेस में लिख देता है। अब क्या सिर्फ वो बस वही करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके जैसे कि चलो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल और एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे जाते हैं, अमेज़न पे चलो आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे ऑल में से कुछ सेलेक्ट करता हूँ, सपोज़ मैंने बुक सेलेक्ट कर लिया, तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो कुछ अपीयर होगा मेरे स्क्रीन पे, राइट? अच्छा, बुक सेलेक्ट कर लिया, राइट, कुछ नहीं हुआ। तो ये सिलेक्शन जावास्क्रिप्ट करवा रहा है यार। ये जो आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किए हो, ये जावास्क्रिप्ट करवा दिया आपको। अब जब आप सर्च करोगे, तो वो जो डेटा है वो निकाल के लाएगा डेटाबेस से। डेटा क्या है? इस बुक का फोटो, क्योंकि ये फोटो है, राइट, ये फोटोज है, और फिर ये प्राइस। तो ये जो डिटेल्स है ये कहाँ स्टोर होगा? ये डेटाबेस में स्टोर होगा। लेके कौन आ रहा है? बैकएंड लेके आ रहा है। दिख रहा कहाँ है? फ्रंट एंड पे। समझे?
ओके। तो अब बात होगी कि ये जब वेबसाइट चलता है, उसे आप चलाते कहाँ हो? तो अगर आप एक वेबसाइट को अपने पीसी में चलाना चाह रहे हो, तो आप एक टर्म यूज़ करोगे, लोकल होस्ट। ये देखो, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन एक पीएचपी लैंग्वेज का बेसिकली सर्वर है। पीएचपी माई एडमिन अपाचे सर्वर यूज़ करता है वो। लेकिन लोकल होस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो ये देखना लिखेगा सफारी कांट कनेक्ट टू द सर्वर, क्योंकि आपका जो खुद का सर्वर है ना वो अभी एक्टिव नहीं है। अब उससे पहले समझ लेते हैं सर्वर क्या होता है। तो सर्वर एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे वेबसाइट्स रन करते हैं। अगर मैं इंटरनली, अब सपोज करो मैं कुछ कोडिंग वोडिंग लिख के अपने ही लैपटॉप में उसे चला रहा हूँ, तो वो चलेगा कहाँ? बेसिकली वेबसाइट्स चलते हैं सर्वर्स पे, ठीक है। सर्वर्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप जितने भी आज तक सुनते हैं, तो एक होता है लोकल होस्ट आपका और एक हो जाता है वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर। छोड़ो, इन सब पे बाद में आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वर के बारे में। तो सर्वर जितने भी हैं, एक होता है आपका लोकल होस्ट और एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके सर्वर होते हैं AWS, या फिर और भी क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी एग्जांपल ले लो। ये सारे क्या करते हैं, ये आपके जो भी वेबसाइट्स हैं उनको क्लाउड पे रन करते हैं। क्लाउड मतलब इंटरनेट पे रन करते हैं, राइट। वो जैसे कि ये अमेजोन वेबसाइट कहीं रन हो रहा होगा, दैट मीन्स तभी मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब इसका कोडिंग कोई किसी के पर्सनल लैपटॉप में करके रख रहा है, तो मैं उस तक कैसे पहुँचूंगा? मैं नहीं पहुँच सकता, राइट। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर कोई अवेलेबल है, तो एक सर्वर का यूज़ करके वो इंटरनेट पर रख देते हैं उन चीज़ों को और हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो आप समझ चुके हो कि वेबसाइट को दिखता कहाँ से है। आपको एक फ्रंट एंड दिखता है और फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझ चुके हो। बैक एंड क्या करता है और डेटाबेस से कनेक्शन होता है, और वेबसाइट चलता कहाँ पे है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी एक होता है कि आप अपना वेब सिक्योरिटी टाइट रखो, क्योंकि आप अगर पासवर्ड रख रहे हो डेटाबेस में, तो वो हैकर्स उन सब पासवर्ड को अच्छे से एक्सेस ना कर ले। इन सब बातों का ध्यान आप सिक्योरिटी से रख सकते हो। अभी के लिए बस इतना समझो, डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बैकएंड के बारे अ बिट मोर, ठीक है। कि आप अभी तक समझ रहे हो कि यार ये डेटा को लेता है, जाके स्टोर कर देता है, डेटा को रिट्रीव करके, मतलब डेटा बेस से निकाल के लेके आके वेबसाइट पे दिखा देता है, जैसे कि अभी मैंने अमेजोन के दिखाया। लेकिन सपोज करो वापस से फेसबुक पे जाते हैं। अब मैंने साइन अप कर दिया एक नाम और एक पासवर्ड के साथ। अब मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, तो लॉगिन करने वक्त मैं कुछ और पासवर्ड लिख रहा हूँ, कुछ और ईमेल लिख रहा हूँ। तो क्या ये खुलेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि कोई तो जाके, मतलब जो हमारा बैकएंड है वो जाके डेटाबेस में क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है जो आप पासवर्ड अभी दे रहे हो उससे पहले वाले पासवर्ड को। अगर दोनों मैच हुए तो वो आपको जाने देगा। दैट मीन्स बैकएंड का ये ड्यूटी भी है, ठीक है। एक हो गया कि हमारा सर्वर पे रन होता है तो वो डेटाबेस से रिट्रीव करके लाके देता है डेटा को या फिर स्टोर करता है। एक हो गया कि वो क्रेडेंशियल भी चेक करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड के हो गए, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, राइट। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं ले सकता था कि हाँ एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आपने चेयर टेबल लगा दिया तो वो आपका HTML हो गया, वहाँ पे लाइटिंग्स लगा दिए तो CSS हो गया। अब आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया तो वो जो ऑर्डर है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, और फिर वो वेटर आपका ऑर्डर लेके आ रहा है तो वो एक बैकएंड वाला इंसान है, ठीक है। और जो खाना जहाँ से आ रहा है वो एक डेटाबेस। तो ये सब मैं समझा सकता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हर किसी ने यूज़ किया है, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझोगे, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस और सिक्योरिटी। अच्छा, API कॉल क्या होता है? सर्वर सुन, अच्छा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क छूट रहा है यार। फ्रेमवर्क क्या है? बार बार मैं बीच बीच में ला रहा था फ्रेमवर्क टॉपिक। तो जो चीज़ों को अगर आप बार बार कर रहे हो, तो सपोज करो कि अगर आप एक कोड लिख रहे हो, राइट। तो कोड में अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन बार बार करना चाहते हो, तो उसका फंक्शन आप बार बार तो नहीं लिखोगे ना, आप उसे लिख के कहीं स्टोर कर दोगे। दैट मीन्स आपने एक चीज़ों को फिक्स कर लिया। तो जब भी आपको
दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, उन नंबर्स को आप पास करोगे उस वाले फंक्शन को, और वो फिर आपको आउटपुट लाके दे देगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका यूज़ कर रहे हो कोड का, राइट। तो फ्रेमवर्क एक टूल होता है और उसमें प्री डिफाइंड कोड्स भी लिखे होते हैं। जैसे कि अगर आप HTML में बहुत बार एक ही चीज़ को लिख रहे हो, तो उससे बचने के लिए वो आपको एक पहले से लिखा हुआ चीज़, मतलब कि अगर आप फ्रेमवर्क में जाओगे तो वो एक आपको इन्वायरमेंट ही सेट करके देगा पूरा। रिएक्ट आपको पूरा इन्वायरमेंट सेट करके देगा कि ठीक है, आप यहाँ पे सेट कर लो। जैंगो जो आपका बैकएंड का, बैकएंड से समझते हैं, बैकएंड का जो फ्रेमवर्क का एग्जांपल है जैंगो, राइट। अच्छा, यहाँ पे आया भी था। ओके। तो बैकएंड का फ्रेमवर्क का जो एग्जांपल है हमारा जैंगो, वो क्या करता है कि आपके टेम्पलेट कहाँ रहेंगे, मतलब HTML के फाइल कहाँ रहेंगे, आपके CSS के फाइल कहाँ रहेंगे, वो सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना के देता है। फिर सर्वर कहाँ से चलेगा, सर्वर का जो जो भी एक्टिव करने वाला कमांड है वो कहाँ रहेगा। तो एक चीज़ों को एक पैटर्न में लाना, ताकि कोई भी जो, क्योंकि क्या होगा कि आप ही सोचो ना कि मैं जब कोडिंग करता हूँ, मैं एक अपने हिस्से में करता हूँ, मैं अपने फाइल्स को अपने वे में रखता हूँ। पूरा दुनिया भर का कोडर अगर अपने वे में रखने लग गया चीज़ों को, तो वो फाइल तो कभी मिल ही नहीं पाएगा ना। लेकिन सपोज करो कि जैंगो के कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो कंपनी जैंगो यूज़ कर रहा है, नॉट जैंगो के कंपनी में, लेकिन जो कंपनी जैंगो को यूज़ कर रहा है फॉर द बैकएंड फ्रेमवर्क, तो उसका एक इंजीनियर उसका जितना भी HTML फाइल है वो उसके टेम्पलेट्स फ़ोल्डर में रख रहा है। तो जो इंजीनियर, दूसरा इंजीनियर है, वो ऐसा तो नहीं है कि यार वो टेम्पलेट्स फ़ोल्डर में नहीं रख के कहीं और रखेगा, क्योंकि जेंगो अलाउ ही नहीं करता है। वो चीज़ों को एक सिस्टमैटिक रख दिया है। तो कल के अगर कोई दूसरा बंदा भी आ रहा है, तो उसे पता है कि वो चीज़ें उसे कहाँ मिलेंगी। आप समझे फ्रेमवर्क का फ़ायदा? तो फ्रेमवर्क टर्म बार-बार आ रहा था और फ्रेमवर्क भी कवर कर चुके हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सर्वर कवर कर चुके हैं, अब बचा है API। ये API क्या होता है? तो API एक टाइप का कॉल होता है, राइट। अगर आप उसके डेफिनेशन पे जाओगे, ठीक है, तो API अगर आप कॉल कर रहे हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बहुत आराम से इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। लेकिन अगर आप सोचो, कुछ इस तरीके से सोचो कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप वेदर बताओगे, राइट, तो आप क्या करोगे कि आपके पास तो कोई वेदर नापने वाला चीज़ नहीं है ना। आप क्या करोगे कि एक गवर्नमेंट का बॉडी होगा जो कि वेदर आपका हर घंटे नाप के बताता होगा। तो आपके वेबसाइट पे बेसिकली आप क्या करोगे कि उस वाले वेबसाइट का, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उससे एक एपीआई निकालोगे और अपने वेबसाइट में लगा दोगे। तो जो डेटा है ना, जो वेदर है, वो आपके वेबसाइट में भी दिखेगा। लेकिन आप डायरेक्टली ले रहे हो क्या गवर्नमेंट वेबसाइट से? कुछ भी नहीं ले रहे हो। आप उसके तरफ लिंकअप भी नहीं कर रहे हो, आप एक टाइप का कॉल कर रहे हो, राइट। समझ पाए? इस पे एक सेपरेट अच्छा वीडियो लगेगा पूरा, लेकिन अभी के लिए समझ लो, जैसे ये डायग्राम दिखाया है कि क्लाइंट जो है, जो मैं कह रहा हूँ आपका वेबसाइट, और जो एपीआई सर्वर है, सपोज करो ये सर्वर से वेदर का इंफॉर्मेशन लाता है। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, एपीआई भाई साहब गए सर्वर के पास, सर्वर से जो भी वेदर का इंफॉर्मेशन था वो लेके आया, एपीआई वापस लाया रेस्पॉन्स के फॉर्म में, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो क्या मैंने बनाया है वेदर नापने वाला? नहीं बनाया है। मैं बस कॉल कर रहा हूँ थ्रू एपीआई। तो एपीआई ये फ़ायदा देता है, ठीक है। और ये पोस्टमैन ने समझाया हुआ है, पोस्टमैन भी बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये सब पे बात करूँगा। आज टॉपिक से भटकते नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, सर्वर हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, और एपीआई कॉल भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर बता चुका हूँ। बाकी डेटाबेस की भी बात कर चुका हूँ। तो अब थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक पे जाते हैं। अब इसके बाद मैं बस ये बताऊंगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं। तो अगर आपको वीडियो छोड़ना है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज़ देखते रहो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बहुत हेल्प करने वाला है वेब डेवलपमेंट का प्रोसीजर समझने में। तो अगर आप जाते हो तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्टली मोबाइल फ्रंट एंड भी बता रहा है, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि HTML CSS की बात होगी, क्योंकि फ्रंट एंड वही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको किस तरीके से पढ़ना है यही लिखा गया है इसमें। और आपको बैकएंड में मिल जाएंगे जैंगो, आपके और भी हैं। तो फ्रेमवर्क सीखना, राइट। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, क्योंकि जो जैंगो है
वो एक पाइथन का ही फ्रेमवर्क है जिसकी बात कर रहा हूँ। जैंगो इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पाइथन नहीं आता, या फिर नहीं, मतलब पाइथन तो आना चाहिए बेसिक जैंगो को समझने के लिए, क्योंकि जैंगो पाइथन का ही लैंग्वेज यूज़ करता है। जो स्प्रिंग बूट है वो जावा का लैंग्वेज यूज़ करता है। तो आपको इन सारे लैंग्वेजेस भी पते होने चाहिए। तो हाँ, घबराने की बात नहीं है, आप सीख जाओगे, यूज़ करना सीख जाओगे। अगर आप जैंगो कोडिंग करने लगोगे, मैंने पाइथन डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, मैं जावा जानता था, और जावा के बाद मैं जैंगो करने लगा वेब डेवलपमेंट के लिए, बैकएंड के लिए। तो मैं साथ ही साथ पाइथन को समझ गया, क्योंकि मैं जावा जानता था तो मैं एक लैंग्वेज जानता हूँ, तो उससे दूसरे लैंग्वेज में स्विच होना ईजी होता है। तो मैं जैंगो के थ्रू थोड़ा बहुत पाइथन को समझने लगा। तो ये आपके बैकएंड का फ्रेमवर्क हो गया। और डेटाबेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट पीएचपी माई एडमिन, या फिर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, या फिर ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एक बेसिक फॉर्म में वेब डेवलपमेंट क्या है वो समझ आ गया हो। मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से ओवरव्यू, एक अच्छा सा टच दे दूंगा, ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में इजी हो कि कौन से चीज़ों में आप कोड करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपको इंटरेस्ट लगता है किस चीज़ों में। जैसे मैं अपने टाइम पे ऐप डेवलपमेंट पे की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार वेब डेवलपमेंट में मैं बहुत मतलब एक वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको एक मोबाइल के लिए स्टोरेज चाहिए। और आप, ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट को बिना कैश के रन करोगे, नहीं, लेकिन स्टिल आपको एमबीज के फॉर्मेट में, मतलब बड़े बड़े एमबी में आते हैं गेम्स, राइट। तो गेम्स सॉरी, एप्स, राइट। तो आपको, मतलब मैं, मुझे लगता है कि मैं वेबसाइट के थ्रू ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर सकता था, लेकिन ये कम्प्लीटली मेरा प्रेफरेंस है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स के बारे में बात होंगी। डेटा साइंस क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग डेटा क्लीन कैसे कहते हैं, या फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक्स लगते हैं। तो बेसिकली एक ओवरव्यू के लिए आज के लिए इतना ही था। वेब डेवलपमेंट उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो, या फिर अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक को बहुत थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ, तो प्लीज़ कमेंट आउट कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।